हेलो स्टूडेंट्स। आज जो नया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। सो व्हाट इज कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट? Construction contract is an agreement between two parties for the creation of an asset or single asset or more than one asset. So basically in construction contract there are two parties. Okay, one is contractor and the other is contract. और इन कॉमन पार्लेंस हम अगर बोले so contractor is the seller and contractee is the buyer. So what the contractor will do, the contractor will build something uh, on the basis of the requirement of the contract. Okay, so this is a construction contract where the asset is built by the contractor as per the requirement of the contract. Now this accounting standard deals with contract. कॉन्ट्रैक्टी को यहाँ पे बिल्कुल ही कंसिडर नहीं करना हमें। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या बताता है कि हाउ द कॉन्ट्रैक्टर विल रिकॉर्ड रेवेन्यू एंड कॉस्ट इन हिज बुक्स ऑफ अकाउंट्स। सो बेसिकली ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या करता है? दिस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लेज डाउन द गाइडलाइंस दैट अ कॉन्ट्रैक्टर हैज टू फॉलो टू फॉर to account for revenue and cost in its books of account in his books of accounts। अपने books of accounts में किस तरह से revenue और cost को वो recognize करेगा एक contractor, ये इस accounting standard में lay down किया गया है guidelines। so उसे क्या क्या guidelines follow करना है। now there is another accounting standard like which is accounting standard 9। this is revenue recognition। ओके, नाउ रेवेन्यू रिकॉग्निशन भी सेम चीज बताता है। इट ऑल्सो लेज डाउन द गाइडलाइंस which a company must follow, which an entity must follow to recognize revenue in its books of accounts, but it does not cover construction contract or construction companies as such। so जब ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आप पढ़ेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 तो उसमें लिखा रहेगा ये कि दिस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दैट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 is not applicable for construction contracts। so basically कॉन्ट्रैक्टर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 फॉलो नहीं करते, उनके लिए एक सेपरेट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाया गया विच इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7। नाउ क्वेश्चन रेजेस कि क्यों सेपरेट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाया गया उनके लिए, क्या ऐसे रिक्वायरमेंट थी जिसके कारण प्रॉब्लम या चैलेंज है जिसके कारण सेपरेट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाना पड़ गया। सो बेसिकली द नेचर ऑफ कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट इज सच। सो अगर आप एक कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, लेट से आप एक कॉन्ट्रैक्टर हो और आपको एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है गवर्नमेंट से टू बिल्ड अ डैम ऑन अ रिवर इन योर सिटी। नाउ डैम जो है ये एक लॉन्ग टर्म कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट है डैम बनाने के लिए। सो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर बेसिकली लॉन्ग टर्म डैम बनाने में आपको 4 से 5 साल या 3 साल या 4 साल कुछ भी लगेगा, बट एक साल में डैम नहीं बनेगा। सो लेट्स से आपको कॉन्ट्रैक्ट मिला है गवर्नमेंट से टू बिल्ड द डैम फॉर 500 करोड़। ओके, 500 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट मिला आपको और डैम बनाने में लगेगा कितना? 5 years। ओके, 5 साल में आप ये डैम बनाओगे और आपको डैम बनाने के बाद 500 करोड़ रुपए मिलते हैं डैम बनाने के। नाउ चैलेंज अराइजेस कि जो कॉन्ट्रैक्टर है वो अपने बुक्स में ये 500 करोड़ का रिवेन्यू कब अकाउंट फॉर करे? फर्स्ट ईयर में करे, सेकंड ईयर में करे, थर्ड ईयर में करे, फोर्थ ईयर में करे या फिफ्थ ईयर में करे? Okay, so now the question is, now if the contractor recognizes, let's say contractor ये डिसाइड करता है कि नहीं, जब मेरा पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा डैम बन जाएगा तब मैं 500 करोड़ का रेवेन्यू को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करूंगा। now इससे क्या होगा कि फर्स्ट 4 ईयर में जब वो मेजॉरिटी ऑफ एक्टिविटीज रिलेटेड टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम जब वो अंडरटेक करेगा उसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कुछ भी रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, अपीयर नहीं होगा विच रिफ्लेक्ट दिस एक्टिविटीज, क्योंकि वो अकाउंट फॉर कर ही नहीं रहा है कुछ भी, तो कुछ भी उसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। वेयर इज इन द फिफ्थ ईयर जब वो उसको रिकॉर्ड फॉर करेगा 500 करोड़ का रुपए रेवेन्यू, काम बहुत कम करेगा।
क्योंकि मेजोरिटी ऑफ वर्क विल बी completed in the first 4 years. Fifth year में work, let's say 10 or 15% of the job total work will be completed in fifth year, but 100% of revenue is booked in fifth year. So basically, the basic objective of a financial statement, जो कि किसी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है, इज टू रिफ्लेक्ट अ ट्रू एंड फेयर पिक्चर ऑफ द बिजनेस, विल नॉट बी रिफ्लेक्टेड हियर। अगर वो चूज करता है कि वो 5 साल के बाद रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करेगा, सो रेवेन्यू को बेसिकली डिफर कर रहा है till the fifth year, in that case, books of accounts will not reflect a true and correct picture of the books of state of the affairs of the business. So इसके लिए accounting standard develop किया गया, separate AS7, which lays down the guidelines that a contractor has to follow to account for revenue in his books of accounts. उसके लिए सेपरेट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इसलिए लगाया गया क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट का नेचर ऑफ एक्टिविटी ऐसा है कि ये एक अकाउंटिंग ईयर में कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट होता है एंड मोर देन वन अकाउंटिंग ईयर में कॉन्ट्रैक्ट फिनिश होता है, 2 साल या 3 साल या 4 साल। सो यहाँ पे टू इंश्योर प्रॉपर अकाउंटिंग प्रोपोर्शनेट बुकिंग ऑफ रेवेन्यू, उसके लिए गाइडलाइंस ले डाउन किया गया है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7, एंड इसलिए सेपरेट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बताया गया है कॉन्ट्रैक्टर, जो कि एक कॉन्ट्रैक्टर को फॉलो करना है। सो बेसिकली हम लोग इस स्टैंडर्ड में क्या पढ़ेंगे, वो सारे गाइडलाइंस दैट ए कॉन्ट्रैक्टर हैज टू फॉलो एंड ए कॉन्ट्रैक्टर हैज टू फॉलो। कॉन्ट्रैक्टी का यहाँ कोई लेना देना नहीं है, बायर से आपको कोई लेना देना नहीं है। बेसिकली यू आर कंसर्न विद द सेलर, जो कि कंस्ट्रक्शन का सर्विस प्रोवाइड कर रहा है या कंस्ट्रक्शन कर रहा है। उस उसके पॉइंट ऑफ व्यू से उसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रेवेन्यू या कॉस्ट रिकॉग्नाइज करने के टाइम पे क्या क्या पैरामीटर्स और कंडीशंस और कंडीशंस का फुलफिलमेंट होना चाहिए सो दैट रेवेन्यू कैन बी रिकॉग्नाइज। सो दिस इज ऑल अबाउट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7। और एक कंफ्यूजन रेज होगा आपको कि आप देखोगे कि आपके शहर पे बहुत सारे बिल्डर्स और डेवलपर्स होंगे जो कि फ्लैट बना के बेचते हैं, तो क्या ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 उनके लिए एप्लीकेबल है? सो बेसिकली ये एप्लीकेबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। नाउ कब एप्लीकेबल हो सकता है? ये एप्लीकेबल तभी होगा जब कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग, जो कॉन्ट्रैक्टर है, जो बिल्डर है, जो डेवलपर है, जो कि बिल्डिंग बना के बेचेगा फ्लैट्स, वो बनाने से पहले ही सारा टेक्निकल रिक्वायरमेंट बायर उसको बताएगा। नॉर्मली क्या होता है, फ्लैट जो बनाते हैं वो लोग अपना एक डिजाइन होता है उससे फ्लैट बनाते हैं, और आप अगर बायर हो तो आप नॉर्मल चेंजेस उसमें कराते हो ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कंस्ट्रक्शन, कि मुझे ये रूम में एक एक्स्ट्रा कुछ ऐड कर दो, या विंडो इस तरह का नहीं चाहिए, या टाइल्स इस तरह का नहीं चाहिए। ये ड्यूरिंग द फेज ऑफ कंस्ट्रक्शन होता है। लेकिन अगर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होने से पहले ही अगर बायर अपने सारे पैरामीटर्स ले डाउन करेगा, डिजाइन से लेकर के टेक्निकल पैरामीटर्स एवरीथिंग, अगर बायर ले डाउन कर रहा है, देन दिस काइंड ऑफ ट्रांजैक्शन विल कम अंडर AS7। देन जो सेलर है, जो कॉन्ट्रैक्टर है, वो उसको कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट की तरह अकाउंट फॉर करेगा। अदरवाइज वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 में कवर्ड होगा, जहां पे नॉर्मल सेल को किस तरह से रिकॉग्नाइज करना है, टाइमिंग उसका क्या होगा, वो डिफाइन किया गया है। सो बेसिक पैरामीटर difference is, if before the construction starts, the buyer has given his complete technical parameter design, technical parameters, and all those requirements are let down by the are defined by the buyer, जो कि बायर है, लेट से आप ही हो सकते हो। अगर आप सब कुछ डिफाइन कर रहे हैं कि आर्किटेक्ट मीन्स डिजाइन कैसा होगा, लुक कैसा होगा, क्या मटेरियल लगेगा, all things are been defined by the buyer, then it falls under AS7, otherwise it falls under AS9। So real estate properties के रिस्पेक्ट में ये एक रिक्वायरमेंट है जो आपको समझना चाहिए कि ये तभी रियल एस्टेट ट्रांजैक्शंस को AS7 में कवर होगा जब बायर कंस्ट्रक्शन बिगिन होने से पहले ही सारा डिजाइन और टेक्निकल पैरामीटर्स को डिफाइन करेगा। ओके, सो लेट अस स्टार्ट दिस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, देखते हैं क्या क्या है इसमें। फर्स्ट, so background हम लोगों ने देख लिया। what this accounting standard defines, this accounting standard basically prescribe the accounting treatment of revenue and cost associated with construction contract in the books of buyer। basically ये buyer के लिए, सॉरी seller, contractor के लिए है, और गोइंग फॉरवर्ड हम लोग सिर्फ कॉन्ट्रैक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से
बात करेंगे. Okay, now because of the nature of activity undertaken in construction contract, the date at which the contract activity is entered into and the date when the activity is complete usually falls in different accounting period. इसलिए एक separate accounting standard बनाया गया. Otherwise accounting standard 9 was sufficient to cover almost all the transaction, all the kind of transactions. ठीक है. So the basic objective of this accounting standard is to provide the account guidelines for accounting treatment of revenue and cost. Okay, so this is the basic background of what is the definition of construction contract. Construction contract is a contract specifically negotiated for the construction of an asset, one single asset, or a combination of assets that are closely interrelated or interdependent in the in terms of their design, technology and function and the ultimate purpose or use. So basically it is an agreement to construct an asset or a combination of asset or a group of assets. Let's say आप कॉन्ट्रैक्टर हो, आपको एक स्टील कंपनी में कॉन्ट्रैक्ट मिला है कि आप उसका बॉयलर बनाओ, उसका कैप्टिव पावर जनरेशन यूनिट भी बनाओ और उसका लेट्स से कन्वेयर बेल्ट का डिजाइन, कन्वेयर बेल्ट भी आप ही बनाओ. नाउ यहाँ पे all three items that you will construct are individual asset, है ना. बॉयलर रूम एक एसेट है, ब्लास्ट फर्नेस एक एसेट है, सिमिलरली कन्वेयर एक एसेट है, कैप्टिव पावर जनरेशन बना रहे हैं वो एसेट है. सो आइदर एक सिंगल एसेट बनाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है और अ कॉम्बिनेशन ऑफ एसेट्स विच आर इंटर रिलेटेड, क्योंकि पूरा फैक्ट्री इन सारे के कॉम्बिनेशन से चलेगा. सो एक कॉम्बिनेशन ऑफ एसेट भी आप क्रिएट कर सकते हैं. नाउ कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट कैन बी ऑफ टू टाइप, फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट एंड कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट. फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, जहाँ पे रेट फिक्स्ड होता है. सो लेट से आप कॉन्ट्रैक्टर हो और आपको डैम बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला जिसका रेट फिक्स हो गया कि 500 करोड़ में आपको कॉस्ट और प्रॉफिट दोनों ही आपका उसके अंदर कवर्ड है. सो ये फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट हो गया. और फिक्स्ड रेट पर यूनिट ऑफ आउटपुट, कभी कभी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट भी होता है जहाँ पे रेट ऑफ यूनिट ऑफ आउटपुट डिफाइंड होता है. लेट से आपको एक गवर्नमेंट बिल्डिंग, कोई भी गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का जो हेड ऑफिस दिल्ली में हेडक्वार्टर्स है, उसको पेंट करने का आपको कॉन्ट्रैक्ट मिला. सो ये भी कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में आएगा. तो नॉर्मली ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, पर स्क्वायर फीट का रेट डिसाइड होता है और आप जितना भी पेंटिंग करेंगे उस स्क्वायर फीट मेजर किया जाएगा और उस रेट से मल्टीप्लाई करके टोटल इनवॉइस और टोटल रेवेन्यू अराइव एट किया जाएगा. सो यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे रेट पर यूनिट फिक्स कर दिया गया. ठीक है. कभी कभी क्या होगा कि कुछ डिगिंग करना है, ट्यूब बोरिंग या किसी चीज का डिगिंग करना है, इंडस्ट्रियल डिगिंग है. सो वहां भी रेट फिक्स कर दिया जाता है कि पर मीटर आपको ये कॉस्ट देगी कंपनी, रेट फिक्स हो जाता है. सो इस तरह का भी फिक्स्ड रेट कॉन्ट्रैक्ट, इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट होता है जहाँ पे अपर कैप डिफाइंड होता है कि मैक्सिमम ये इतना ही रहेगा, यही रेट्स में आपको काम करना है, या फिर एक फिक्स्ड एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डिफाइंड होगा. कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, वैसा कॉन्ट्रैक्ट जहाँ पे डिफाइन जो कॉन्ट्रैक्टर है उसको जो भी वो कॉस्ट इनकर कर रहा है कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए, वो कॉस्ट प्लस सर्टेन परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट पे किया जाएगा. सो लेट्स से आपको कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट मिला, एक रोड बनाने का है, तो गवर्नमेंट आपको कॉन्ट्रैक्ट क्या दे रही है कि आप जो भी एक्सपेंस कर रहे हैं वो एक्सपेंस करेंगे, होगा वो आपको पूरा का पूरा मिलेगा, प्लस आपको 5 लाख रुपीज 10 लाख रुपीज पर 10% ऑफ कॉस्ट आपको दे दिया जाएगा. सो अगर आपने 1 करोड़ का रोड बनाने में कॉस्ट आया तो 1 करोड़ का 10% आपको दे दिया जाएगा. सो 1 करोड़ 10 लाख रुपए का टोटल रिवेन्यू आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आएगा. सो इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट को कहते हैं कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट. सो जनरली फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट ही प्रिवेल करता है मार्केट में, और इन जनरल टर्म्स में भी फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट ही ज्यादा चलता है. कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट बहुत रेयर होता है. सो दिस आर द टू टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट एंड कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट. स्कोप. सो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में क्या क्या आता है, व्हाट आर द एक्टिविटीज और things which are included in construction contract. So apart from construction, जो आप construction activity undertake कर रहे हो वो तो construction contract में है ही. उसके अलावा अगर आप service related to construction such as project manager और architect की service provide कर रहे हो तो वो भी construction contract के purview में ही आता है. So that will also be included in construction contract. Let's say आप कंस्ट्रक्शन करते हो लेकिन आपके पास एक टीम ऑफ इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट हैं जो कि आप दूसरे को सर्विस दे सकते हो, उनका
प्रोजेक्ट हैंडल करने के लिए, उनका कुछ कंस्ट्रक्शन हो रहा है जिसको आप गाइड करने के लिए आपको एज ए कंसल्टेंट हायर किया जाएगा कि आप उनका प्रोजेक्ट मैनेज करके दो। सो वहाँ पे आप जो प्रोजेक्ट मैनेजर या आर्किटेक्ट अपॉइंट करते हो उस प्रोजेक्ट को मैनेज करने के लिए, दैट विल आल्सो फॉल अंडर कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। सिमिलरली कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिस्ट्रक्शन, रिस्टोरेशन ऑफ एन एसेट और रिस्टोरेशन ऑफ एन एनवायरनमेंट। सो कभी कभी क्या होगा कि आपको जो कॉन्ट्रैक्ट मिलता है तो उसमें एक एडिशनल क्लॉज होता है कि जो एग्जिस्टिंग एसेट है उसको आपको डिस्ट्रक्ट करना है एंड देन उसके ऊपर एक नया एसेट क्रिएट करना है। फॉर एग्जांपल आपको एक कॉन्ट्रैक्ट मिला अपने टाउन में कि एक फ्लाईओवर ऑलरेडी है जो कि बहुत पुराना हो गया है, उस फ्लाईओवर को गिराना है और नया फ्लाईओवर वहीं पे बनाना है। सो ये जो डिस्ट्रक्शन ऑफ ओल्ड फ्लाईओवर है इज आल्सो पार्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। वो भी कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में आएगा, सेम कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में आएगा, लाइक इट इज कॉल्ड डिस्ट्रक्शन। सिमिलरली क्या होता है, रिस्टोरेशन ऑफ एसेट और रिस्टोरेशन ऑफ एनवायरनमेंट। सो लेट से आपको एक कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है कि आपको जो आपके सिटी का जो रोड है, हाईवे है, उस हाईवे को आपको 2 लेन से 4 लेन करना है या 4 लेन से 6 लेन करना है। और अपार्ट फ्रॉम डूइंग दिस एक्सटेंशन ऑफ रोड, आपको रोड के दोनों तरफ पेड़ भी लगाना है टू रिस्टोर द एनवायरनमेंट। सो ये जो पेड़ लगाने की जो एक्टिविटी है ये भी उसी कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट है। उसके लिए जो आप कॉस्ट करोगे, उससे जो आप उसके लिए जो आपको पैसा मिलेगा इज ऑल्सो पार्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन contract. So basically construction contract include construction such as सर्विसेज ऑल्सो, लाइक प्रोजेक्ट मैनेजर और आर्किटेक्ट का जो सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे हो वो भी कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आएगा। और अगर आपको कुछ डिस्ट्रक्शन करना पड़ रहा है या फिर एनवायरनमेंट को रिस्टोर करने के लिए कुछ एडिशनल एक्सपेंसेस करना जो जो आपको करना पड़ रहा है एक्टिविटी, वो भी पार्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट है। फॉर एग्जांपल अगर न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाते हैं तो उसमें क्या होता है कि आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, लेट्स से 50 इयर्स और 60 इयर्स, उसको डिसमेल्ट भी करना है। सो वो भी इंक्लूड होगा पार्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में। कंबाइनिंग एंड सेगमेंटिंग ऑफ ए कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। सो बेसिकली ये एक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है, थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है, जो बेसिकली अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में डाला गया है। इन द सेंस कि एक कंपनी नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट करती है तो प्रॉफिटेबिलिटी कैसे कैलकुलेट करेगी। नाउ फ्रॉम द प्रॉफिट सेंटर पॉइंट ऑफ व्यू, फॉर इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्ट इज ए प्रॉफिट सेंटर। सो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या कहता है कि अगर आप बहुत सारे मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट्स एग्जीक्यूट कर रहे हो एक साथ, तो क्या होगा कि इसको कंबाइन या सेगमेंट करना होगा सो दैट इंडिविजुअली आप उसका प्रॉफिटेबिलिटी को कैलकुलेट कर सको ना। कंबाइनिंग और सेगमेंटिंग कब करने का है, सो लेट अस से सेगमेंटिंग व्हेन ए कॉन्ट्रैक्ट कवर मोर देन ए सिंगल एसेट। ओके, एक एसेट से ज्यादा एसेट कर रहा है, द कंस्ट्रक्शन ऑफ ईच एसेट शुड बी ट्रीटेड एज ए सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट। सो लेट से आपको एक कॉन्ट्रैक्ट मिला एबीसी स्टील कंपनी में, ठीक है। The XYZ is the contractor. ABC Steel Company is putting up a new steel plant in your city. XYZ, the contractor, has submitted 3 separate bid for the following. ब्लास्ट फर्नेस बनाने के लिए 100 करोड़ का बिड दिया, कैप्टिव पावर प्लांट बनाने के लिए 10 करोड़ का बिड दिया और कन्वेयर बेल्ट बनाने के लिए 2 करोड़ का बिड दिया। नाउ ये एक ही पार्टी के साथ मल्टीपल एसेट क्रिएट करने का कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, लेट्स से अगर तीनों कॉन्ट्रैक्ट आपको मिलता है तो ऐसा नहीं है कि 3 अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट एबीसी स्टील कंपनी XYZ के साथ बनाएगी, वो कंसोलिडेटेड वन कॉन्ट्रैक्ट बनाएगी फ्रॉम ए लीगल पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, बट फ्रॉम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या कहता है, क्योंकि ये तीनों सेपरेट एसेट हैं, ठीक है, इन तीनों का सेपरेट प्रपोजल सेंड किया गया है, सेपरेट प्रपोजल हैज बीन सबमिटेड फॉर ईच एसेट, सेपरेटली नेगोशिएट किया गया है। इन सेंस जब आपने ब्लास्ट फर्नेस के लिए 100 करोड़ का प्राइस कोट किया तो एबीसी लिमिटेड वाज फ्री टू डिसाइड कि वो आपसे सिर्फ कैप्टिव पावर बनाए और कन्वेयर बेल्ट बनाए और ब्लास्ट फर्नेस किसी और से बनवाए, या फिर आप भी अगर एबीसी स्टील कंपनी 100 करोड़ की जगह 90 करोड़ दे रही है तो आपके पास भी वो फ्रीडम था कि आप उसे कह सको कि नो, वी विल नॉट डू द ब्लास्ट फर्नेस बट वी विल कंस्ट्रक्ट कैप्टिव पावर प्लांट एंड द कन्वेयर बेल्ट फॉर यू। सो सेपरेट नेगोशिएशन एंड ईच पार्टी हैज द राइट टू रिजेक्ट द पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। किसी भी दोनों पार्टी के पास, जब एबीसी लिमिटेड और XYZ द कॉन्ट्रैक्टर, दोनों के पास ये राइट था कि वो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को रिजेक्ट कर सकता है फ्रॉम एग्जीक्यूशन एंड कॉस्ट एंड रेवेन्यू ऑफ ईच कॉन्ट्रैक्ट कैन बी मेजर्ड। सो इस केस में भी तीनों का सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट का कॉस्ट और रेवेन्यू मेजर किया जा सकता है। तो ऐसे सिनेरियो में फ्रॉम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या कहता है कि ऑल्दो द कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम अ लीगल पॉइंट ऑफ व्यू इज मेड विद वन
party, which is ABC Steel Company, the contractor in his book of accounts, that is XYZ, अपने books of accounts में 3 contract account open करेगा. ठीक है, contract account for blast furnace will be separate, contract account for captive power plant account will be separate, and contract account for conveyor will be separate, और separate उसका revenue और cost को recognize करेगा. इससे क्या होगा कि आप separately each contract को अ, अ, उसकी वाइबिलिटी को आप जज कर पाओगे और एसेस कर पाओगे. हालांकि फ्रॉम लीगल पॉइंट ऑफ व्यू एबीसी लिमिटेड और XYZ लिमिटेड में एक ही कॉन्ट्रैक्ट होगा. ठीक है, फॉर अदर कंडीशंस, टर्म्स एंड कंडीशंस, जिसमें पीरियड डिफाइन होगा, जिसमें और सा टेक्निकल पैरामीटर्स होगा, वो सारे के लिए एक ही कॉन्ट्रैक्ट होगा. बट फ्रॉम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या कहता है कि जो कॉन्ट्रैक्टर शुड मेक 3 कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट इन इट्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स, और उस सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में वो अपना रेवेन्यू और कॉस्ट को सेपरेटली रिकॉग्नाइज करेगा. दिस इज नॉट कॉल्ड सेगमेंटिंग. सो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, उसको एक कॉन्ट्रैक्ट को वेरियस सेगमेंट में बांट दे रहे हैं, 3 सेगमेंट उसका ब्रेकअप कर दे रहे हैं और 3 कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बना रहे हैं. ओनली फ्रॉम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से स्टिल इट इज अ वन कॉन्ट्रैक्ट. सिमिलरली कंबाइनिंग क्या होगा, कंबाइनिंग कब होगा, लेट्स से दिस एग्जांपल. Now S Limited has received a contract from ABC Limited for the design and development and construction of an IT park in your city. ABC Limited जो है वो एक आईटी पार्क बना रहा है आपके शहर पे, और एस लिमिटेड जो है वो कॉन्ट्रैक्टर है, उसको ये कॉन्ट्रैक्ट मिला है बनाने का. सो उस आईटी पार्क में क्या क्या होगा, एक आईटी कंपनीज के लिए ऑफिसेस के लिए बिल्डिंग होगा, एक कॉमन कॉन्फ्रेंस हॉल होगा, फूड कोर्ट होगा, स्विमिंग पूल होगा, जिम होगा. ये सारे कॉन्ट्रैक्ट है और इनके लिए एक प्राइस एग्री हुआ है. ऑल दिस कॉन्ट्रैक्ट आर कवर्ड अंडर ए मास्टर कॉन्ट्रैक्ट, और इनके लिए एक प्राइस नेगोशिएट हुआ है, सेपरेटली प्राइस कोट नहीं किया गया है. सो एस लिमिटेड ने एबीसी लिमिटेड को वन प्राइस कोट किया, लेट्स से 500 करोड़. सो 500 करोड़ में मैं ये सारी चीजें बना के दूंगा, इंडिविजुअली किसी के लिए प्राइस डिफाइन नहीं किया गया. सो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में क्या करेंगे, इन हालांकि नंबर ऑफ एसेट्स सारे अलग अलग एसेट है, जिम्नेजियम एक अलग एसेट होगा, स्विमिंग पूल अलग एसेट होगा, फूड कोर्ट अलग एसेट है, बट स्टिल क्योंकि इस इन सारा द कॉन्ट्रैक्ट्स वर साइंड एज अ सिंगल पैकेज, ये सारों को एज ए सिंगल पैकेज साइन ऑफ किया गया है. और इसेंस द कॉन्ट्रैक्ट आर इन एसेंस पार्ट ऑफ ए सिंगल कॉन्ट्रैक्ट विद ओवरऑल प्रॉफिट मार्जिन. सो 500 करोड़ में आपको सब कुछ मैनेज करके देना है. ठीक है, the contract are executed concurrently or in a continuous sequence. और इसको so basic logic is, if it, the client is single, multiple asset, but the entire asset has been negotiated as a single package. So as one package, let's say टाउनशिप बनता है, बहुत सारे फैक्ट्री, अदानी ग्रुप है या रिलायंस ग्रुप है, ये लोग का जो पेट्रोलियम पेट्रोकेमिकल्स है गुजरात में. सो अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट्री वहाँ पे टाउनशिप है, जहाँ पे जो एम्प्लॉइज हैं उनके लिए बिल्डिंग है, उनके लिए क्लब है, ये सारा कुछ कंपनी बना के देती है. सो कंपनी ने जब, अगर जिसको भी कॉन्ट्रैक्ट मिला उसके साथ नेगोशिएशन हुआ कि लेट्स से 500 करोड़ में आप मुझे ये आईटी पार्क डेवलप करके दोगे, इस आईटी पार्क में ये 5 चीजें होना चाहिए, इसके अंडर में 500 करोड़ में आपको देना है. अभी सिंगल प्राइस पॉइंट है, इंडिविजुअल बाइफरकेशन कुछ भी नहीं है, इंडिविजुअल नेगोशिएशन नहीं है. अगर आप एक भी चीज नहीं बनाओगे तो आपको ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेगा. सो आपको ये पांच का पांचों एसेट क्रिएट करना पड़ेगा, तभी आप 500 करोड़ के लिए एलिजिबल हो, या फिर कॉन्ट्रैक्ट के लिए एलिजिबल हो. अगर आप नहीं बनाते तो आपको नहीं मिलेगा. सो दिस इज कॉल्ड कंबाइनिंग. यहाँ पे क्या है, आपको सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट ओपन करने की जरूरत नहीं है, लाइक द सेगमेंटिंग वाले केस में. ठीक है, सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाएंगे और उसके ही अंदर रेवेन्यू और कॉस्ट को रिकॉग्नाइज करेंगे. So basically this concept is only from the accounting point of view, so that business में efficiency आए, individual contract का profitability business को पता चले. कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू. नाउ अब हम आते हैं उस पॉइंट पे जहाँ पे हमें देखना है कि व्हाट इज रेवेन्यू. सो कॉन्ट्रैक्टर जो है, वो जब जो उसको कॉन्ट्रैक्ट मिला है और वो जब काम करेगा तो उसको उससे पैसा मिलेगा. वो जो रेवेन्यू है, उस रेवेन्यू में क्या क्या एक्टिविटीज वो जो करता है, वो पार्ट ऑफ रेवेन्यू है. सो व्हाट आर द एक्टिविटीज और द अमाउंट that he will earn is part of revenue. Okay, so first is the initial amount of revenue agreed by the contractee initially. So जब कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ, इनिशियल अमाउंट जो कॉन्ट्रैक्ट में डिफाइन किया, लेट्स से 100 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट है और आपको एक बिल्डिंग बना के देना है. ठीक है, एक 4 स्टोरी बिल्डिंग बना के आपको देना है, डिजाइन और टेक्निकल पैरामीटर्स सारा कुछ
जो कॉन्ट्रैक्टी है उसने डिफाइन किया है, सो इट कम्स अंडर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 बिकॉज डिजाइन एंड टेक्निकल पैरामीटर्स आर डिफाइंड बाय द कॉन्ट्रैक्टी। नाउ 100 करोड़ में आपको 4 स्टोरी बिल्डिंग बना के देना है, ठीक है। अब उसके लिए 100 करोड़ डिसाइड हुआ, सो ये इनिशियल अमाउंट है जो फर्स्ट एट द टाइम ऑफ साइनिंग कॉन्ट्रैक्ट जो अमाउंट साइन हुआ, वो कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू का पार्ट है। प्लस क्या होगा, देयर मे बी एन अमाउंट विच द कॉन्ट्रैक्टर may claim from the contractee on account of variation in work, variation in contract work, सर्टेन क्लेम्स एंड इंसेंटिव। अगर ये चार तीनों चीज भी उसको मिलता है तो ये भी कॉन्ट्रैक्ट रिवेन्यू का पार्ट होगा। बट ये तीनों का अमाउंट वो तभी रिवेन्यू या सेल की तरह बुक करे जब देयर कलेक्शन इज नॉट अ डाउट, देयर इज नो डाउट इन देयर कलेक्टिबिलिटी, है ना। दीज आर इंक्लूडेड इन रेवेन्यू if there is a chance that this will result in revenue and are capable of being reliably measured। एक तो मेजरमेंट कर सकते हैं और इसका रिकवरी हो सकता है, रिकवरी में कोई डाउट नहीं होना चाहिए इन तीनों के रेस्पेक्ट में, तभी इसको रिवेन्यू की तरह ट्रीट करेंगे। नाउ व्हाट इज वेरिएशन इन कॉन्ट्रैक्ट वर्क? वेरिएशन इन कॉन्ट्रैक्ट वर्क इज बेसिकली चेंज इन स्कोप ऑफ वर्क। चेंज इन स्कोप ऑफ वर्क एग्जांपल हो गया कि let us take an example of changes in scope of work. For example, your company ABC Limited has received a contract for converting a two-lane road into a four-lane road through the city। टू लेन रोड था, उसको फोर लेन रोड बनाना है और आपको उसका कॉन्ट्रैक्ट मिला है। पब्लिक इज प्रोटेस्टिंग फॉर द डेमोलिशन ऑफ अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन ऑन द टू साइड्स ऑफ द प्रेजेंट रोड। सो टू लेन रोड के दोनों तरफ बिल्डिंग्स और घर बने हुए थे जो कि अनऑथराइज्ड था, जिसको कि डिमोलिश करना है। ओके, डिमोलिश करना है, लेकिन क्या हुआ कि पब्लिक वहां पे प्रोटेस्ट कर रहा है कि उसका डिमोलिशन, बहुत सालों से रह रहे हैं या बहुत सारा रीजन है। अब ये पॉलिटिकल मैटर हो गया, सो इसमें पॉलिटिक्स इन्वॉल्व हो गया, सो काम बिल्कुल रुक गया। नाउ एज अ सोल्यूशन फिर सब लोग बैठ के जो म्यूनिसिपैलिटी है जिसने आपको कॉन्ट्रैक्ट दिया बनाने का, और वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज इन्वॉल्व और ऑल द स्टेक होल्डर्स मिल के इसका सोल्यूशन निकालते हैं। उस सोल्यूशन में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एग्री करता है कि नो प्रॉब्लम, हम लोग वहां पे एक फ्लाईओवर बना देंगे, डिसाइडेड दैट ए फ्लाईओवर विल बी कंस्ट्रक्टेड टू सॉल्व द प्रॉब्लम। ठीक है, सो फोर लेन नहीं बना के हम एक फ्लाईओवर, या फोर लेन बनेगा और हम उसके साथ साथ में एक फ्लाईओवर बना देंगे। नाउ फ्लाईओवर एक एडिशनल वर्क हो गया। जब इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था तो फ्लाईओवर नहीं था। दैट मीन्स आपने जो प्राइस कोट किया होगा, ये एबीसी लिमिटेड ने जो प्राइस कोट किया होगा कि मैं ये टू लेन को फोर लेन करने में मुझे इतना पैसा चाहिए, जो मेरा कोटेशन होगा, लेट्स से वो 100 करोड़ था, ठीक है, और उसमें उसका कॉस्ट और प्रॉफिट दोनों इंक्लूड था। लेकिन क्योंकि अब उसको एक फ्लाईओवर भी बनाना है एडिशनल, सो मे बी 100 करोड़ विल नॉट बी सफिशिएंट टू फॉर दिस कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि स्कोप ऑफ वर्क इंक्रीज कर गया, है ना। जो काम करने का जो एक्टिविटी था, वो नंबर ऑफ एसेट आपने इंक्रीज कर दिया, अपार्ट फ्रॉम रोड अब आपको फ्लाईओवर बनाना है। तो जो कॉन्ट्रैक्टर है वो ये एडिशनल कॉस्ट जो वो इनकर करेगा फ्लाईओवर बनाने के लिए, वो भी कॉन्ट्रैक्टी से रिकवर करेगा। सो अगर ये अमाउंट रिकवरेबल है, इसमें कोई डाउट नहीं है, इसको इजीली रिकवरेबल किया जा सकता है, तो ये भी अमाउंट को 100 करोड़, लेट से वो कॉस्ट सब कुछ कैलकुलेट करके एडिशनल 25 करोड़ आता है। ठीक है, सो कॉन्ट्रैक्टर क्या करेगा, ये 25 करोड़ का भी स्कोप ऑफ चेंज इन स्कोप ऑफ वर्क के नाम पे क्लेम करेगा कॉन्ट्रैक्टी से। और कॉन्ट्रैक्टी से अगर उसको मिल जाता है, और उसको मिल जाता है इन सेंस उसको पता है कि ये पैसा मिल जाएगा, नो प्रॉब्लम, देन वो रेवेन्यू बुक करेगा इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर 125 करोड़ का। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ चेंज इन स्कोप ऑफ वर्क। सो अगर स्कोप ऑफ वर्क के कारण कुछ इंक्रीज होता है, ठीक है, तो वो एडिशनल अमाउंट जो आप कॉन्ट्रैक्टर क्लेम करेगा ऑन अकाउंट ऑफ चेंज इन स्कोप ऑफ वर्क विल आल्सो कम इन द रेवेन्यू। सिमिलरली क्लेम्स, सो लेट्स से जब क्लेम क्या हो गया कि जब कोई कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है कॉन्ट्रैक्टर और कॉन्ट्रैक्टी के बीच में, और उसमें सर्टेन स्कोप ऑफ वर्क इज विद इन द स्कोप ऑफ कॉन्ट्रैक्टी, कॉन्ट्रैक्टी को कुछ मटेरियल प्रोवाइड करना था, या कॉन्ट्रैक्टी को वो साइट को एक लेवल तक रेडी करके हैंड ओवर करना था कॉन्ट्रैक्टर को, उसके बाद कॉन्ट्रैक्टर उस पर काम स्टार्ट करेगा। लेकिन कॉन्ट्रैक्टी के एंड से ये डिले हो गया, जिसके कारण कॉन्ट्रैक्टर को लॉस हो रहा है, सो कॉन्ट्रैक्टर ये क्लेम करेगा उससे। ओके, सो कॉन्ट्रैक्टर जब ये क्लेम करेगा, और अगर कॉन्ट्रैक्टी एग्री कर जा रहा है, कॉन्ट्रैक्टी को इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, तो ये भी रेवेन्यू में ऐड बैक हो सकता है।
किया एड बैक किया जाना चाहिए। सो बेसिकली द फर्स्ट क्राइटेरिया इज वेरी सिंपल, इनिशियली अमाउंट जो एग्री किया वो तो रेवेन्यू है ही। उसके अलावा अगर वेरिएशन इन वर्क क्यों आएगा? क्योंकि कॉन्ट्रैक्टी ने अपना स्कोप ऑफ वर्क को इंक्रीज कर दिया। ठीक है। सो जब आप स्कोप ऑफ वर्क को इंक्रीज करोगे तो प्राइस उसका एडिशनल हो जाएगा, तो वो भी प्राइस उसमें ऐड हो जाएगा। सिमिलरली अगर कोई क्लेम है कॉन्ट्रैक्टर का कॉन्ट्रैक्टी की तरफ से, क्योंकि इस कॉन्ट्रैक्टी को सर्टेन एक्टिविटी अपने एंड से करना था, वो नहीं कर पा रहा है और उसके कारण डिले हो रहा है, तो वो क्लेम भी जब ये कॉन्ट्रैक्टर रेस करेगा कॉन्ट्रैक्टी के ऊपर, तो उसको भी रेवेन्यू में हम ऐड बैक कर सकते हैं। Let us take an example. H Limited has received a contract from ABC Limited for the construction of a factory building. The work has was held up for 2 months for protest by the farmers. Farmers ने प्रोटेस्ट किया वहां पे, जिसके कारण काम 2 महीने से रुक गया। दिस में भी द बेसिस ऑफ क्लेम, भी 2 महीने से काम रुक गया तो कॉन्ट्रैक्टी को लॉस होगा ना। ठीक है। उसको उसने सारा कुछ मटेरियल वगैरह मूव कर दिया और काम आगे नहीं बढ़ रहा है, तो उसका उसको लॉस होगा। नाउ एबीसी लिमिटेड may raise some objection, so claim should be included in the project revenue only when the amount of claim that is likely to be received can be reliably determined. So वो अगर claim का amount exactly determine किया जा सकता है, more or less correct डिटरमाइन हो सकता है, तो उसको भी रेवेन्यू के अंदर हम इंक्लूड करेंगे। थर्ड पार्ट इज इंसेंटिव। सॉरी, थर्ड पार्ट इज इंसेंटिव। कभी कभी क्या होता है, मोस्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट्स में क्या होता है, एक क्लॉज होता है जिसमें कॉन्ट्रैक्टी इन ऑर्डर टू इंश्योर कि कॉन्ट्रैक्टर टाइम पे काम कंप्लीट कर दे, कॉन्ट्रैक्टर को एक कैरेट दिखाता है कि अगर आप टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट, अगर 4 साल में कॉन्ट्रैक्ट खत्म होना है और आप एग्जैक्टली 4 साल में या 1 महीने पहले या कुछ दिन पहले कंप्लीट कर देते हो, तो आपको एक सर्टेन अमाउंट एज इंसेंटिव पेमेंट किया जाएगा। सो वो इंसेंटिव पेमेंट अगर आप एलिजिबल हो जाते हो, सबसे पहले तो आपको एलिजिबल होना होगा उसके लिए, जिसके लिए कि आपको वो कंडीशन मेट करना होगा टाइमली कंप्लीशन का, और इफ इट कैन बी इजिली रिकवरेबल, अगर सर्टेनिटी ऑफ रिकवरी इज हाई, तो उसको भी आप रेवेन्यू में रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। ये हो गया कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट रेवेन्यू। सो कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू में बेसिकली चार चीजें आएंगी। फर्स्ट इज द अमाउंट इनिशियली एग्रीड एट द टाइम ऑफ साइनिंग द कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद एनी एडिशनल अमाउंट दैट द कॉन्ट्रैक्टर विल क्लेम फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्टी ऑन अकाउंट ऑफ चेंज इन स्कोप ऑफ वर्क। स्कोप ऑफ वर्क चेंज हो गया, ठीक है, उसके कारण जो क्लेम आएगा वो। सिमिलरली एनी क्लेम्स विच contractor will claim from the contractee on an account of any loss that the contractor is suffering due to any non-fulfillment of condition by the contractee. Contractee ने कोई condition fulfill नहीं किया, उसके कारण जो claim होगा वो, plus any incentive payment। अगर incentive receive का condition comply कर रहा है contractor, which is timely completion, and it is there is high probability that the amount can be recovered, उसको incentive में, उसको भी revenue में include किया जाना चाहिए। देन व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट? कॉन्ट्रैक्ट ये हो गया कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट में क्या क्या इंक्लूड होगा? सो फर्स्ट इज एनी डायरेक्ट कॉस्ट एट्रीब्यूटेबल टू द कॉन्ट्रैक्ट, जो कि डायरेक्टली कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है। एक पर्टिकुलर साइट पे आप जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस कर रहे हैं वो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट में आ गया, जैसे कि साइट लेबर कॉस्ट including the supervisor, material used, depreciation of plant and equipment, cost of moving plant and equipment to and from one site, एक साइड से दूसरी जगह पे सारा चीज़ों को मूव करने के लिए, तो जिस जगह पे मूव हो रहा है उस जगह के लिए ये कॉस्ट है, फ्रॉम साइट ए टू साइट बी। सो वो हो गया हायरिंग कॉस्ट ऑफ स्पेशल प्लांट एंड इक्विपमेंट। अगर उस पर्टिकुलर साइट के लिए, उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट के लिए कोई स्पेशल प्लांट आपको हायर करना पड़ रहा है, जो कि आपके पास नहीं है और आपको सिर्फ एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए लेना पड़ रहा है, तो ये भी उसका डायरेक्ट कॉस्ट हो गया। कंसल्टेंसी फी डायरेक्टली रिलेटेड टू द कॉन्ट्रैक्ट, डिजाइन कॉस्ट, गारंटी एंड एक्सपेक्टेड वारंटी कॉस्ट एंड क्लेम फ्रॉम थर्ड पार्टी। सो ये सारी चीजें जो डायरेक्ट है एक पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट से आइडेंटिफाइड है, वो उस कॉन्ट्रैक्ट के कॉस्ट में आएगा। देन देयर इज सम डायरेक्टली allocable cost which can be allocated because the contractor has taken it for a number of contract together, like insurance, है ना। इंश्योरेंस क्या है? वो साइट का इंश्योरेंस कराएगा, 4 5 साइट्स का एक साथ कराएगा। सो इंश्योरेंस कॉस्ट इज समथिंग विच इज नॉट स्पेसिफिकली फॉर वन कॉन्ट्रैक्ट, बट वो अपने सारे 4 5 कॉन्ट्रैक्ट अगर वो कर रहा है तो उन सबके लिए इंश्योरेंस एक साथ लेगा, साइट का इंश्योरेंस लेगा। सो वो कॉस्ट भी प्रोपोर्शनेट बेसिस पे हर कॉन्ट्रैक्ट पे एलोकेट होगा, तो वो कॉस्ट का पार्ट है। सिमिलरली कंस्ट्रक्शन ओवरहेड, कोई जो कॉमन इंजीनियर्स और कॉमन आर्किटेक्ट जो काम कर रहे हैं, जो 4 5 साइट पे एक साथ कर रहे हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर, एक
कॉन्ट्रैक्ट के लिए एक प्रोजेक्ट मैनेजर जरूरी नहीं है कि हर कंपनी में हो। 2-3 प्रोजेक्ट को एक प्रोजेक्ट मैनेजर हैंडल कर रहा है तो उसका एलोकेशन ऑफ कॉस्ट ये भी हो गया। सिमिलर डिजाइन एंड टेक्निकल असिस्टेंस ऑफ द सेंट्रल ऑफिस, सिमिलरली हेड ऑफिस में जो लोग बैठ रहे हैं वो लोग भी। सो उनका जो कॉस्ट है डायरेक्ट लेवल जो डायरेक्टली प्रोजेक्ट से रिलेटेड है उनका कॉस्ट। सो बेसिकली इट इज अ डायरेक्ट कॉस्ट एंड देन देयर इज a costs that are attributable to construction activity in general and can be allocated to the contract। ठीक है, मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट्स का एक कॉस्ट है, उसको प्रोपोर्शनेट बेसिस पे एलोकेट करेंगे। एंड सच अदर कॉस्ट एज आर स्पेसिफिकली चार्जेस टू द चार्जेबल टू द कस्टमर अंडर द टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट। और कोई स्पेसिफिक कॉस्ट है तो वो। सिमिलरली वन पॉइंट इज टू बी नोटेड, जब जब कंस्ट्रक्शन होता है ना तो वहाँ पे बहुत सारा स्क्रैप जनरेट होता है और कॉन्ट्रैक्टर क्या करता है वो स्क्रैप बेच देता है। तो उसको बेच के जो पैसा आ रहा है इट इज नॉट रेवेन्यू, वो रेवेन्यू में नहीं जा रहा है, रेवेन्यू के पार्ट में वो नहीं था। बेसिकली वो क्या है, इट इज अ रिकवरी ऑफ कॉस्ट, सो कॉस्ट से लेस कर देंगे। It should be noted that incidental income, examples sale of scrap, surplus material, sale of equipment or plant at the end of the contract will be reduced from the construction cost। कॉस्ट से उसको लेस करने का है, ना कि उसको रेवेन्यू में ऐड करने का। ओके, सो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट क्या हो गया, एक डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट एंड देन कॉमन एलोकेशन कॉस्ट। तो कॉस्ट बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट का पार्ट है और एनी रिकवरी ऑफ फ्रॉम द सेल ऑफ स्क्रैप एंड ऑल विल बी treated as a recovery of cost। Sale revenue from sale of scrap or any sale of equipment will be treated as a recovery of cost rather than as income revenue। Okay? Cost which are not included, जनरल एंड एडमिन कॉस्ट जो हेड ऑफिस लेवल पे हो रहा है, सेलिंग कॉस्ट, फाइनेंस कॉस्ट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट, क्योंकि ये कंपनी लेवल का एक्सपेंस है, किसी एक कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड नहीं है। सो ये सारे कॉस्ट को कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट के इंक्लूड में इंक्लूड नहीं करते। रिकॉग्निशन ऑफ रिवेन्यू एंड कॉस्ट। नाउ आपको पता चल गया कि रिवेन्यू में क्या क्या आता है, आप रिवेन्यू कैलकुलेट कर लिया, आपने कॉस्ट कैलकुलेट कर लिया एक कॉन्ट्रैक्ट का। नाउ द क्वेश्चन इज, द कॉन्ट्रैक्ट इज अ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, 5 साल 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। सो जो आपने रिवेन्यू कैलकुलेट किया वो 4 साल का रिवेन्यू है। अब आपको इसको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में किस तरह से रिकॉग्नाइज करना है, आप 4 साल के अंत में तो नहीं करोगे, है ना, आप फर्स्ट ईयर में भी नहीं कर सकते। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 क्या बोलता है कि इसको रिकॉग्नाइज करना है किस तरह से अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, इसके दो मेथड है। फर्स्ट मेथड इज परसेंटेज कंप्लीशन मेथड एंड सेकंड इज कंप्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट मेथड। सो मोस्ट लाइकली और मोस्ट कॉमनली यूज्ड इज परसेंटेज कंप्लीशन मेथड फॉर अ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट। अगर शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट है जो विद इन वन अकाउंटिंग पीरियड में खत्म हो जाता है, स्टार्ट भी सेम अकाउंटिंग पीरियड में हो रहा है और एंड भी सेम अकाउंटिंग पीरियड में हो रहा है, तो आप कंप्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट मेथड फॉलो करो। बट अदरवाइज परसेंटेज कंप्लीशन मेथड इज द मेथड दैट यू हैव टू यूज। ओके, फर्दर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सेज दैट आप जो भी मेथड फॉलो करते हो, परसेंटेज कंप्लीशन या फिर कंप्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट मेथड, आपको इसको कंसिस्टेंटली फॉलो करना है फॉर ऑल द कॉन्ट्रैक्ट्स। इट शुड नॉट बी कि एक के लिए परसेंटेज कंप्लीशन, एक लॉन्ग टर्म के लिए परसेंटेज कंप्लीशन फॉलो कर रहे हैं और दूसरा लॉन्ग टर्म के लिए कंप्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। सो बेसिकली इट इज अ पॉलिसी मैटर, आपने एज ए पॉलिसी डिसाइड किया है कंस्ट्रक्शन कंपनी ने कि वो परसेंटेज कंप्लीशन मेथड फॉलो करेगी। एंड देन वन ऑफ द बेसिक principles of accounting is any policy selected should be consistently followed। so आपको percentage completion method को जो भी method आप select करते हो उसको consistently follow करना है। when a contractor uses a particular method of accounting for a contract, then the same method should be adopted for all other contract which meet the similar criteria। सो अगर लॉन्ग टर्म है तो सारे लॉन्ग टर्म के लिए आपको परसेंटेज कंप्लीशन करना है, और अगर शॉर्ट टर्म है तो सारे शॉर्ट टर्म के लिए कंप्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट मेथड करना है। सो परसेंटेज कंप्लीशन मेथड है क्या? परसेंटेज कंप्लीशन मेथड इन बेसिक टर्म्स सिंपल कहता है कि एट द एंड ऑफ ईच अकाउंटिंग ईयर, लेट से आपको एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है डैम बनाने का जिसको कि 5 साल में आपको बनाना है और उसके लिए आपको 500 करोड़ मिलेंगे। सो अब आपको डिसाइड देखना है कि आप किस तरह से इसको एवरी ईयर रिवेन्यू रिकॉग्नाइज करोगे, तो प्रोपोर्शनेट बेसिस पे। सो उसके लिए आप परसेंटेज कंप्लीशन मेथड करोगे। परसेंटेज कंप्लीशन मेथड सिंपल कहता है कि रेवेन्यू और कॉस्ट उतना ही रिकॉग्नाइज करो जितना कि काम कंप्लीट हुआ है। सो लेट से फर्स्ट ईयर में आपने टोटल प्रोजेक्ट का फिर 30% कॉस्ट काम कंप्लीट कर दिया, तो रेवेन्यू एंड कॉस्ट 30% रिकॉग्नाइज होना चाहिए। देन सेकेंड ईयर में आपने 55% कंप्लीट कर लिया, फर्स्ट ईयर का 35 एंड 25% ऑफ द सेकेंड ईयर। सो YTD means for the second year a combined revenue of 55% should be recognized, less
रेवेन्यू रिकॉग्नाइज्ड इन द प्रीवियस ईयर, ऑलरेडी जो आपने फर्स्ट ईयर में रिकॉग्नाइज किया है उसको माइनस कर देंगे। सो बेसिकली परसेंटेज कंप्लीशन मेथड क्या बोलता है, जिस प्रोपोर्शन में आप काम कंप्लीट कर रहे हो उसी प्रोपोर्शन में रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना है। Okay, so under the percentage completion method, the amount of revenue recognized is determined by reference to the stage of completion of the contract activity at the end of each accounting year. So साल के every accounting year के end में आप देखोगे कि आपने कितना परसेंटेज काम कंप्लीट किया और उतना परसेंटेज ऑफ टोटल रेवेन्यू आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉग्नाइज करोगे एज रेवेन्यू एंड उसका कॉरेस्पॉन्डिंग कॉस्ट। ठीक है, नाउ अब क्वेश्चन आता है कि कैसे कैलकुलेट करेंगे कि कितना परसेंट काम कंप्लीट हुआ। ठीक है, सो उसको कैलकुलेट करने के दो तीन तरीके हैं। मोस्ट कॉमन इज कॉस्ट मेथड, द प्रोपोर्शनल दैट द कॉस्ट इनकर्ड टू डेट बियर टू द टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। सो लेट से आपको कॉन्ट्रैक्ट मिला डैम बनाने का जिसमें 500 करोड़ का डैम है। ओके, आपने एस्टिमेट किया था कि मुझे इसमें 480 करोड़ का कॉस्ट आएगा और 20 करोड़ मेरा प्रॉफिट होगा। ओके, सो टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट कितना है, 480 करोड़। अब आपने फर्स्ट ईयर में टोटल कॉस्ट कितना इनकर किया, लेट्स से आपने 100 करोड़ का कॉस्ट इनकर कर दिया। सो 100 डिवाइडेड बाई 480 इंटू 100 विल गिव यू परसेंटेज। लेट्स से ये आता है 25%। सो आपने 25% कॉस्ट इनकर कर दिया, तो आप बोलोगे कि 25% ऑफ द जॉब हैज बीन कंप्लीटेड, सो आप 25% रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर सकते हो। सो उसका फॉर्मूला यहाँ पे दिया हुआ है, कॉस्ट इनकर्ड फॉर द वर्क अप टू द डेट, which date, balance sheet date, that is the last day of the accounting year, divided by estimated total cost into 100। सो जो परसेंटेज निकलेगा वो परसेंटेज आप अप्लाई करोगे, बट ये एवरी ईयर में ये एक्टिविटी कर रहा है। सेम परसेंटेज विल नॉट be there in the second year। second year first year में 30% किया, next year में not necessarily कि आप 30% ही करोगे, हो सकता है आप 35 कर दो, हो सकता है 25 कर दो। तो आपको एसेस करना होगा एवरी ईयर एंड में कि आपने कितना परसेंटेज काम कंप्लीट किया और उसके बेसिस पे आपको परसेंटेज डिराइव करना है और वो परसेंटेज रेवेन्यू पे आप अप्लाई करोगे। एक हो गया परसेंटेज, ये कॉस्ट का मेथड हो गया। दूसरा होता है, so let's say एक एग्जांपल देखते हैं। Your company X Limited has received a contract for the construction of a flyover in Delhi. The contract price is 200 crore and estimated cost is 160 crore. The company has incurred cost so far worth 80 crore. So 80 crore divided by cost incurred till date 80 crore, cost estimated cost 160, so 80 by 160 into 100 is 50%। आपने 50% काम कर दिया है। सेकंड होता है, सेकंड मेथड इज सर्वे ऑफ द वर्क डन। बहुत कम यूज होता है ये मेथड, बट स्टिल दिस इज द मेथड। So in this case, the client surveyor or independent surveyor surveys the progress of the work and issue a certificate accordingly. So एक सर्वेयर आएगा और वो सर्वे करके देखेगा कि कितना परसेंट कंप्लीट हुआ और वो जो परसेंटेज डिफाइन करेगा उसी परसेंटेज पे आप अपना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करोगे। फॉर एग्जांपल, GMR Limited is constructing a stadium in Delhi. The Delhi government surveyor has confirmed that 40% of the work is completed and recommend payment for the work। सो 40% कंप्लीट हो गया, 40% का ही आप रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करोगे। थर्ड मेथड इज कंप्लीशन ऑफ ए फिजिकल पोर्शन ऑफ वर्क। स्टेज ऑफ कंप्लीशन कैन बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल कंप्लीशन ऑफ वर्क। योर कंपनी एच लिमिटेड हैज रिसीव्ड ए कॉन्ट्रैक्ट फॉर बिल्डिंग of 150 kilometer 6-lane highway. Out of 150 kilometer, 100 kilometer has been completed in all respects, so the percentage completion is this। so physical checking से भी पता कर सकते हैं कि कितना कंप्लीट हुआ। सो मोस्ट कॉमन मेथड इज दिस कॉस्ट मेथड, कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड कॉस्ट इनटू 100। यही कॉमन मेथड है, एग्जाम में भी इसी से पूछा जाएगा क्वेश्चन। सो परसेंटेज कंप्लीशन मेथड कब अप्लाई करना है, एप्लीकेबिलिटी क्या है। सो the percentage of completion method can be used if the outcome of the contract can be reliably estimated। ओके, सो अल्टीमेट आउटकम क्या होगा, प्रॉफिट या लॉस आप एस्टिमेट कर सकते हो। इन केस ऑफ अ फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट, दिस डिग्री ऑफ रिलायबिलिटी, ये जो डिग्री ऑफ रिलायबिलिटी है जिस जो कि एस्टिमेट कर रहा है आउटकम को, वुड बी प्रोवाइडेड इफ द फॉलोइंग कंडीशन आर सेटिस्फाइड। सो ये यहाँ पे ले डाउन कर रहा है ना कि इफ द आउटकम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट कैन बी रिलायबली एस्टिमेट। सो ये रिलायबिलिटी कैसे स्टैब्लिश होगा, रिलायबिलिटी कैसे स्टैब्लिश होता है, फॉर द टोटल कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू टू बी रिसीव्ड कैन बी एस्टिमेटेड रिलायबली। सो आप रेवेन्यू को कैलकुलेट कर सकते हो मोर और लेस एक्यूरेसी के साथ। बोथ द कॉस्ट टू कंप्लीट द कॉन्ट्रैक्ट एंड द स्टेज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्मेंस कंप्लीटेड एट द रिपोर्टिंग डेट कैन बी रीजनेबली एस्टिमेटेड। ठीक है, कितना
पार्ट कब कितना परसेंटेज काम हो गया है, इसका भी एस्टिमेशन किया जा सकता है रिलायबली, इफ नॉट 100% एक्यूरेसी बट एक्यूरेसी के साथ। और एस्टिमेटेड कॉस्ट कितना आएगा ये भी आप एस्टिमेट कर सकते हो रिलायबली, मोर और लेस एक्यूरेसी के साथ। The cost attributable to the contract can be clearly identified so that actual expenses can be compared with the estimate। और जो उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड कॉस्ट है उसको भी आप सेपरेटली इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हो, लोकेट कर सकते हो, सो दैट आप देखो कि एस्टिमेटेड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट में डिफरेंस क्यों आ रहा है। सो ये सारा कंडीशन अगर फुलफिल होता है तो आप परसेंटेज कंप्लीशन मेथड फॉलो कर सकते हैं। ठीक है। In case of cost plus contract, this degree of reliability will be provided only if the following conditions are satisfied. Cost attributable to the contract can be clearly identified. Cost आप identify कर सकते हो. Cost other than those which are specifically reimbursable under the contract can be इजिली आइडेंटिफाइड, क्योंकि कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, कॉस्ट जो आप इनकर करोगे उसके ऊपर प्रॉफिट मिलेगा। सो बेसिकली अगर आप टोटल कॉस्ट को रिलायबली एस्टिमेट कर सकते हो देन आप कंप्लीट कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट को अप्लाई कर सकते हो, और रिलायबिलिटी स्टैब्लिश हो रहा है बेसिकली इसका। Let us take an example. GMR Infrastructure Limited has the following detail of contract that started in 2013. Contract value 10 लाख, 10 लाख का कॉन्ट्रैक्ट मिला। 2013 में 40% काम कंप्लीट किया, 2014 में अनदर 20% किया, it makes it to 60%, 2015 में अनदर 20% किया, so 18 हो गया, 80% हो गया। So calculate the amount of revenue to be recognized in the profit and loss account of 2013, 14 and 15। So GMR के बुक्स में कितना रेवेन्यू यानी सेल कितना रिकॉग्नाइज होगा 13 में, 14 में, 15 में। 13 में इजी है, 10 लाख का 40% 4 लाख, 2014 में 10 लाख का 60% 6 लाख, लेकिन 4 लाख ऑलरेडी रिकॉग्नाइज कर लिया है तो मैं सिर्फ 2 लाख ही रिकॉग्नाइज करूंगा, डिफरेंशियल इंक्रीमेंटल। सिमिलरली 2015 में 80% काम हो गया विच इज 8 लाख, लेकिन आउट ऑफ दैट मैंने 4 लाख और 2 लाख ऑलरेडी रिकॉग्नाइज कर लिया है तो मैं सिर्फ 2 लाख रिकॉग्नाइज करूंगा। सो बेसिकली 80% इज 8 लाख, 3 साल में आपने 8 लाख रुपीज रिकॉग्नाइज कर लिया। Note, in the profit and loss account, contract revenue is recorded only once. If a contract span is 3 years, we must deduct any contract revenue previously recognized. So जो भी previously आप recognize कर रहे हैं revenue उसको minus करते जाएंगे, क्योंकि आपका percentage completion जो है ये accumulated है, cumulative ना कि discrete individual है। Another example, Mr. X as a contractor has just entered into a contract with a local municipal body for building a flyover। एक flyover बनाने का contract मिला मिस्टर एक्स को। As per the contract term, X will receive an additional 2 crore if the construction of the flyover were were to be finished within a period of 2 years from the commencement of the contract। अगर 2 साल के अंदर में ये flyover बना दिया तो 2 करोड़ इंसेंटिव मिलेगा। Mr. X want to recognize this revenue since in the past he has been able to meet similar target very easily। मिस्टर एक्स क्या कह रहे हैं कि मेरा जो प्रीवियस हिस्ट्री है वो क्या बताता है कि मैं सारे कॉन्ट्रैक्ट्स को टाइम से कंप्लीट करता हूँ, सो देयर इज नो रीजन टू बिलीव कि मैं ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाऊंगा, मैं ये भी कॉन्ट्रैक्ट टाइम से करूंगा, और इसलिए मैं ये 2 करोड़ को एज कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना चाहता हूँ। सो एज पर AS7 state that incentive payment should be included in the contract revenue if the following conditions are satisfied: the contract is sufficiently advanced and it is probable that the specific performance will be met or exceeded, and the amount of incentive payment can be measured reliably। So in this case, amount of incentive payment तो reliably हो सकता है, but contract has not reached any sufficient advance level। अभी just start होने वाला है, तभी ये रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना चाह रहे हैं। सो जो फर्स्ट क्राइटेरिया है नहीं कंप्लाई हो रहा है, ऑल्दो अमाउंट ऑफ इंसेंटिव आपको पता है, बट आपको नहीं पता है क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट अभी किसी एडवांस लेवल पे नहीं पहुंचा है, या फिर certain substantial portion of job has not been completed, so it is advised Mr. X should not recognize this revenue in his books। कब रिकॉग्नाइज करेंगे? जब रिलायबली वो कंक्लूड कर सकते हैं कि पैसा मिलेगा। और रिलायबिलिटी कैसे आएगा? जब सफिशिएंट एडवांस लेवल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन कंप्लीटेड। नाउ ये हो गया परसेंटेज कंप्लीशन मेथड। अब हम लोग देखते हैं कंप्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट मेथड। कंप्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट मेथड इज अ मेथड when the recognition of revenue is based on the result as determined when the contract is completed or substantially completed। ठीक है, या तो पूरा कंप्लीट हो गया या मेजॉरिटी पार्ट कंप्लीट हो गया, लेट्स से 90-95% जॉब कंप्लीट हो गया, तब आप रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर सकते हो। ये बहुत बेसिकली यूज होता है ओनली इन केस ऑफ
Small means short-term contract. It should be mentioned here that this method is not suitable for long-term contract because then the level of activity which is undertaken in the previous year is not reflected in the financial statement, है ना? आपने 5 साल का डैम बनाने का प्रोजेक्ट मिला था और लेट से आप 5वें साल में ओनली 15% ऑफ द जॉब करोगे, 85% ऑफ द जॉब आप फर्स्ट 4 ईयर में कर दोगे, लेकिन जब आप रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करोगे अपने बुक्स में, तो उसमें फर्स्ट 4 ईयर में आप कुछ भी रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं करोगे इस कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड, और फिफ्थ ईयर में टोटल रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करोगे। सो ये इरेटिक रिपोर्टिंग होगा, रिपोर्टिंग जो होगा वो कंसिस्टेंट नहीं होगा, इट विल शो एन इरेटिक ट्रेंड। और जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, विच इज टू गिव अ ट्रू एंड फेयर पिक्चर ऑफ द अफेयर्स ऑफ द बिजनेस, ये कभी भी रिफ्लेक्ट नहीं होगा अगर आप लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट में कंप्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट मेथड फॉलो करते हैं। सो इट इज रेयरली यूज्ड, बेसिकली परसेंटेज कंप्लीशन मेथड है। सो जब हम लोग आईएफआरएस पढ़ेंगे वहां पे कंप्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट मेथड का जिक्र भी नहीं है, वो बेसिकली परसेंटेज कंप्लीशन पे ही बात करता है आईएफआरएस, जो आप लोग फाइनल्स में पढ़ेंगे। Outcome of a contract. When the outcome of a contract cannot be estimated, the following rule must be observed. So, if the outcome, what is the outcome of a contract? Profit or loss. If the profit of a loss of a contract cannot be estimated reliably, तब क्या करना होगा? No profit should be recognized, though an expected loss should be recognized. So profit हम रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। सो बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, परसेंटेज कंप्लीशन ले रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि 40% जॉब हो गया, सो 40% का रेवेन्यू और 40% का कॉस्ट जब आप माइनस करोगे तो आपको एक प्रॉफिट आएगा। लेकिन अगर आउटकम ऑफ द टोटल कॉन्ट्रैक्ट आप अगर एस्टिमेट नहीं कर पा रहे हो, देन प्रॉफिट आप बुक नहीं करोगे। लेकिन अगर आपको लगता है कि लॉस हो सकता है तो उस लॉस को बुक करेंगे। ठीक है? रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज्ड ओनली टिल द एक्सटेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट इनकर्ड। इन दैट केस आपने 40% काम कंप्लीट किया तो 40% जितना कॉस्ट इनकर किया उतना ही रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना है। कॉस्ट शुड बी रिकॉग्नाइज इन द पीरियड इन विच दे आर इनकर्ड, इवन दो आपने आगे के पीरियड के लिए अभी कॉस्ट इनकर्ड कर दिया, इस पीरियड में उसको रिकॉग्नाइज करो। सो देन कॉस्ट, सो लेट्स से वर्क सेटिस्फाइड, आपने काम किया 50% का, लेकिन जब कैलकुलेट किया गया कितना परसेंटेज काम होगा तो वो 40% ही निकल के आ रहा है। तो 50% आपने कॉस्ट इनकर कर दिया तो आप 50% कॉस्ट अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉग्नाइज कर लो। सो बेसिकली कह रहा है कि जब आउटकम ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट cannot be identified reliably, then profit should not be booked. However, if there is a loss, it should be provided for. Now, uncertainty over a contract may arise from any of the following event. पहला, the financial difficulty of the client. Let's say contractee जो है उसको financial crunch है, उसका finances में problem है, उसको financially वो थोड़ा सा weak होता जा रहा है और ये आपको दिख रहा है, then it is an indication that the outcome of a contract cannot be reliably measured. Your company, example देखते हैं, your company ABC Limited has completed 80% work of a new office building of its client R Limited. Last installment of payment has not been received from its client. It is the apprehension of the management of ABC Limited that this client is in financial trouble and the contract is at risk. पैसा नहीं दे पा रहा है, so आपको लग रहा है कि वो contract risk में है, तो उसका in that case outcome cannot be reliably measured. Your company ABC is constructing a shopping mall for RPG Limited. Government officials of the fire department is asking for an additional safety features. ठीक है? सो जब आप मॉल बना रहे हो तो उसका जो सिक्योरिटी, फायर सिक्योरिटी है, वो फायर डिपार्टमेंट आके चेक करेगी कि आपने सारे रिक्वायरमेंट मीट किए हैं कि नहीं। इस दौरान उन लोगों ने एक नया कुछ क्लॉज रेज किया है कि कुछ एडिशनल फीचर्स ऐड होना चाहिए। ना योर कंपनी हैज सबमिटेड अ वेरिएशन प्रपोजल टू आरपीजी, बिकॉज ये अगेन स्कोप ऑफ वर्क हो गया, चेंज इन स्कोप ऑफ वर्क हो गया। ऑल्दो स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है, बट इनिशियल जो रिक्वायरमेंट था उसमें उसको ध्यान में रखते हुए प्राइस कोट किया गया होगा, अब ये वेरिएशन इन वर्क हो गया। अब जो आरपीजी ग्रुप है, दे आर नॉट रेडी टू बियर दिस कॉस्ट। क्यों? क्योंकि वो बोल रहा है कि ये कॉन्ट्रैक्टर का कॉस्ट है, कॉन्ट्रैक्टर को ही टेक केयर करना है। फॉर वट एवर रीजन दे आर नॉट रेडी टू पे दिस कॉस्ट। सो इन दिस केस अगेन द रिलायबिलिटी कैन नॉट बी मेजर्ड। ओके, क्योंकि ये कॉस्ट एक सिग्निफिकेंट अमाउंट हो सकता है और इससे प्रॉफिट एंड लॉस कंप्लीटली इम्पैक्टेड हो सकता है। तो ये सारे एग्जाम्पल है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। योर कंपनी एबीसी लिमिटेड इज एग्जीक्यूटिंग 100 किलोमीटर हाईवे प्रोजेक्ट इन मध्य प्रदेश। कंपनीज ओरिजिनल प्लान was to work in night shift, but because of the Naxalite problem,
No night shift work is possible. The management of the company is apprehending that the project will not be completed within the contract period. So time भी complete नहीं हो पाएगा, उसके कारण से भी लॉस हो सकता है, आपको आउटकम पता नहीं है. तो ये सारा indications है when the outcome of a contract cannot be estimated reliably. So इन सारे चीजों, ये सारे फैक्टर्स भी आउटकम को इफेक्ट कर सकते हैं. Recognition of foreseeable losses. A foreseeable loss on the entire contract should be provided for in the financial statement. Okay? Any loss जो आपको दिख रहा है कि होना है, वो आपको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में प्रोवाइड करना है, चाहे काम स्टार्ट हुआ हो या ना हुआ हो, इससे फर्क नहीं पड़ता. लेकिन अगर आप कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट करेंगे और आपको दिख रहा है कि मुझे ये लॉस आना है, तो उस लॉस को आपको अकाउंट फॉर करना है ना. योर कंपनी एक्स लिमिटेड हैज बीन अवॉर्डेड ए कॉन्ट्रैक्ट बाय एबीसी लिमिटेड फॉर बिल्डिंग ए factory at your town. Staff, machinery and material have been transported to the site. आपने सब कुछ साइट पे भेज दिया. Farmer are protesting for the acquisition of farmland. There is no sign of settlement of dispute. Okay, settle होता दिख भी नहीं रहा है dispute. The client offer another site. क्लाइंट ने आपको बोला कि मेरा एक दूसरा साइट पे कंस्ट्रक्शन करना है, आप वहां जाके कर लो, बट फॉर द सेम कॉन्ट्रैक्ट प्राइस वही रहेगा. इफ द ऑल्टरनेट साइट इज एक्सेप्टेड, इट विल रिड्यूस लॉस बट कैनॉट एलिमिनेट इट. लॉस कम हो जाएगा लेकिन लॉस स्टिल होगा. एक्स वाई लिमिटेड शुड रिकॉग्नाइज द लॉस अप टू द डेट इमीडिएटली. सो एक्स वाई लिमिटेड को वो लॉस को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉग्नाइज कर लेना चाहिए, क्योंकि अब वो लॉस तो हो गया है. The stage of completion of the contract, so whether or not the work has started, stage of completion of contract or the amount of profit expected to arise from another contract. अगर दूसरा कॉन्ट्रैक्ट में प्रॉफिट हो रहा है और एक कॉन्ट्रैक्ट में लॉस हो रहा है, एक ही पार्टी के साथ अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट मिला है. ये एग्जांपल में जैसे योर कंपनी एस लिमिटेड इज कंस्ट्रक्टिंग 3 शॉपिंग मॉल फॉर एबीसी लिमिटेड. 3 शॉपिंग मॉल बना रहे हैं दिल्ली, मुंबई और कलकत्ता में. ठीक है. द कंपनीज प्रोजेक्ट एट कोलकाता इज हिट बाय लेबर प्रॉब्लम. The company will have to incur extra labor cost and penalty have to be paid for late completion. The management of the company is estimating that there will be a loss of 50 lakh in Kolkata project, but there will be a profit of two projects in other two projects of 2 crore each. दिल्ली और मुंबई में 2-2 करोड़ का प्रॉफिट होगा, लेकिन कलकत्ता में 50 लाख का लॉस होगा. एस लिमिटेड मस्ट स्टिल रिकॉग्नाइज द लॉस इन कोलकाता प्रोजेक्ट इमीडिएटली. सो कोलकाता प्रोजेक्ट के लिए जो लॉस होगा उसको सब इमीडिएटली रिकॉग्नाइज करना चाहिए. सो फोर्सिएबल लॉस, लॉस जो आपको दिख रहा है कि होना ही होना है, उसको आप इमीडिएटली रिकॉग्नाइज कर लो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, आउटकम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कुछ भी हो. डिस्क्लोजर. नाउ वेरियस डिस्क्लोजर्स जो कि एक कॉन्ट्रैक्टर को करना है अपने बुक्स में. हाँ, एन एंटरप्राइज शुड डिस्क्लोज द अमाउंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू रिकॉग्नाइज्ड एज रेवेन्यू इन द पीरियड. कितना रेवेन्यू आपने रिकॉग्नाइज किया है वो आपको बताना है. द मेथड यूज टू डिटरमाइन द रेवेन्यू, आपने कौन सा मेथड फॉलो किया, कंप्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट किया कि कंस्ट्रक्शन प्रोपोर्शनेट किया. द मेथड यूज टू डिटरमाइन द स्टेज ऑफ कंप्लीशन. नाउ स्टेज ऑफ अगर आपने कंप्लीटेड परसेंटेज कंप्लीशन फॉलो किया, सो उसमें आप जो भी 30%, 40% या 50% के बेसिस पे आपने रेवेन्यू रिकॉग्नाइज किया कि 50% वर्क कंप्लीट हो गया है. सो ये 50% आपने कैसे अराइव किया, कॉस्ट मेथड से, सर्वे मेथड से, फिजिकल मेथड से या फिर कोई और मेथड से. ये तीनों चीज आपको डिफाइन करना है. एन एंटरप्राइज फर्दर शुड डिस्क्लोज द फॉलोइंग कॉन्ट्रैक्ट इन प्रोग्रेस एट द रिपोर्टिंग डेट. ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो कि अभी कॉन्ट्रैक्ट इन प्रोग्रेस है, सेम कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड, वो भी अगर आपको इन्फॉर्म. ये तो हो गया कि जो कॉन्ट्रैक्ट का रेवेन्यू आपने रिकॉग्नाइज कर लिया वो आपने बताया. एंटरप्राइज सेकंड हो गया शुड डिस्क्लोज द फॉलोइंग और कॉन्ट्रैक्ट इन प्रोग्रेस एट द रिपोर्टिंग डेट. जो कॉन्ट्रैक्ट इन प्रोग्रेस है उसका रिपोर्टिंग डेट को इन्फॉर्मेशन क्या देना है, द एग्रीगेट अमाउंट ऑफ कॉस्ट इनकर्ड एंड रिकॉग्नाइज्ड प्रॉफिट. ठीक है. जितना प्रीवियस ईयर का एग्रीगेट अमाउंट, लेट्स से कॉन्ट्रैक्ट 5 साल का है, थर्ड ईयर में आप बैलेंस शीट में क्या इन्फॉर्मेशन दोगे. सो ये कॉन्ट्रैक्ट इन प्रोग्रेस हो गया, 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, अभी आप थर्ड ईयर में ही हो. सो थर्ड ईयर में जो आपने रेवेन्यू रिकॉग्नाइज किया उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ देना है. और अप टू थर्ड ईयर जो आपने इन्फॉर्मेशन रेवेन्यू रिकॉग्नाइज किया उसके रिलेटेड यहाँ पे देना है. सो बेसिकली कितना कॉस्ट इनकर किया 3 साल में वो देना है, प्रॉफिट कितना रिकॉग्नाइज किया या लॉस कितना रिकॉग्नाइज किया अप टू 3 इयर्स वो टोटल बताना है. एडवांस अगर आपको कुछ मिला है तो वो बताना है. रिटेंशन मनी अगर कुछ है तो वो बताना है. रिटेंशन मनी क्या होता है. सो बेसिकली जब कॉन्ट्रैक्ट बनाता है कॉन्ट्रैक्टी, दोनों पार्टी कॉन्ट्रैक्ट और कॉन्ट्रैक्टी, तो कॉन्ट्रैक्टी सर्टेन कंडीशंस ले डाउन करता है, सर्टेन परसेंटेज ऑफ मनी वो रोक के रखेगा हर हर बिल हर को पूरा कॉन्ट्रैक्ट का. सो बेसिकली क्या होगा, जब आप
40% जॉब आप बोलोगे कि परसेंटेज कंप्लीशन मेथड से आपने अराइव किया कि 40% काम हो गया, तो 40% ऑफ लेट से 100 करोड़ का प्रोजेक्ट है तो 40 करोड़ का आप इनवॉइस रेज करोगे कॉन्ट्रैक्टिंग के ऊपर कि मैंने 40% काम कंप्लीट किया, ये पैसा आप मुझे दो। सो कॉन्ट्रैक्टिंग क्या क्लॉज रखेगा कि आउट ऑफ टोटल ऑफ 100 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट, मैं कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीशन के बाद 6 महीने बाद आपको 10% पैसा पे करूंगा। सो 100 करोड़ में 90 करोड़ आप जिस डेट को आप कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करोगे आपको पेमेंट मिल जाएगा। बैलेंस 10 करोड़ 6 मंथ्स के बाद पे करेंगे। या फिर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कोई डिस्प्यूट अराइज हो गया, उसके कारण से कॉन्ट्रैक्टी ने आपका कुछ पेमेंट होल्ड करके रख दिया, सो वो हो गया रिटेंशन मनी। ठीक है, सो जो अमाउंट आपका रिटेंशन मनी कॉन्ट्रैक्टी के पास पड़ा हुआ है वो भी आपको मेंशन करना है। ठीक है, वॉट एवर रीजन के साथ, डिस्प्यूट के कारण है या पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, वो मेंशन करके आपको बताना है कि कितना अमाउंट रिटेंशन में पड़ा हुआ है। ठीक है, एन एग्रीमेंट एन एंटरप्राइज शुड प्रेजेंट द ग्रॉस अमाउंट ड्यू फ्रॉम द कस्टमर, कस्टमर से कितना पैसा लेना है वो बताना है। सिमिलरली ग्रॉस अमाउंट ड्यू टू कस्टमर वो भी बताना है। सो ग्रॉस अमाउंट ड्यू फ्रॉम कस्टमर एंड ग्रॉस अमाउंट ड्यू टू कस्टमर, ये दोनों आपको बताना है। सो अमाउंट ड्यू फ्रॉम कस्टमर और ड्यू टू कस्टमर कैसे कैलकुलेट करेंगे? सो हम बेसिकली क्या करेंगे, कॉस्ट इनकर्ड अप टू डेट। ठीक है, हम पहले एक जस्ट फॉर्मूला की तरह इसको लिख सकते हैं हम लोग। सो हम क्या बोलेंगे, कॉस्ट इनकर्ड, ओके, एक्चुअल कॉस्ट इनकर्ड टू डेट, बैलेंस शीट डेट तक जितना एक्चुअल कॉस्ट हो गया। सिमिलरली इसमें ऐड करेंगे, ऐड या लेस प्रॉफिट और लॉस रिकॉग्नाइज्ड टिल डेट, उस डेट तक आपने जितना प्रॉफिट या लॉस रिकॉग्नाइज किया है दोनों को ये ऐड करेंगे। इससे लेस करेंगे अमाउंट बिल्ड, आपने जितना अमाउंट बिल कर दिया है, ठीक है, वो इससे लेस कर दिया। अब अगर ये अमाउंट पॉजिटिव है, ओके, तो ये अमाउंट ड्यू फ्रॉम कस्टमर हो गया, और नेगेटिव है तो अमाउंट ड्यू टू कस्टमर हो गया। अगर अमाउंट ड्यू फ्रॉम कस्टमर है तो ये आपके लिए करंट एसेट है, अमाउंट ड्यू टू कस्टमर देन इट इज अ करंट लाइबिलिटी। ओके, सो ये अमाउंट भी आपको बताना है कि कितना आपका एसेट या लाइबिलिटी है एट द एंड ऑफ ईच रिपोर्टिंग डेट, मींस ईच बैलेंस शीट डेट को आपको ये डिस्क्लोज करना है अपने बैलेंस शीट। Okay, an enterprise should disclose any contingency in accordance with accounting standard 4। अगर कोई कंटिजेंसी और इवेंट है जिसके कारण आपको कोई लाइबिलिटी अराइज हो सकता है, पेनल्टी या पॉसिबल लॉसेस, उसको भी डिस्क्लोज करना है अपने बैलेंस शीट में। सो दिस इज व्हाट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज। ओके, सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे। ये बेसिक थियोरी था, बेसिक कॉन्सेप्ट है और कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन एग्जाम में आता है। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रॉब्लम्स भी देखेंगे। थैंक यू।